वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। और आज हम सॉल्यूशन की समरी पढ़ेंगे, मीन्स सारे चैप्टर को सम अप करेंगे। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। बेटे, इस चैप्टर का टेस्ट हम मंडे को लेंगे। मंडे को आपको 20 एमसीक्यू देंगे और 20 एमसीक्यू के बाद जो है यू विल राइट योर आंसर एंड you will take the pic of that answer, your answer, and you will put that in your WhatsApp group। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आज की जो है इस समरी एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर की। कल से जो है हम नेक्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे सॉल्यूशन है तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, मीन्स ये एक अलग ना दिखने वाला मिक्सचर है। मीन्स अगर इसको हम देखेंगे तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल अलग से नहीं दिखेंगे एंड ऑल थिंग विल बी मिक्स अप। जैसे कि अलॉय है या शुगर इन वाटर है, हमें वो शुगर नहीं दिख रही है अलग से, तो दिस इज एन होमोजेनस मिक्सचर। फिर टाइप्स पे बात करी प्यारे बच्चों, हमने इसकी 9 टाइप पढ़ी। जैसे सॉलिड के अंदर सॉलिड में सॉलिड को भी डिसॉल्व किया, लिक्विड को भी डिसॉल्व किया और गैस को भी डिसॉल्व किया। ऐसे ही लिक्विड में तीनों को फिर डिसॉल्व किया, ऐसे ही गैस में फिर तीनों को डिसॉल्व किया। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशन हमने इसमें पढ़े थे और इनका एक एक एग्जाम्पल बच्चों जरूर याद रखना आपने। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में हमने पढ़ा कि जो गैस है, गैस आर सॉल्युबल इन दी लिक्विड, means how much amount of gas is soluble in particular amount of the solvent। तो जैसे सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट इसमें हम 100 ग्राम या 100 ml ले लेते हैं, तो उसमें कितनी गैस डिसॉल्व हुई मैक्सिमम, दैट इज इट्स सॉलिबिलिटी। और ये सॉलिड के लिए भी है, कितना सॉलिड उस लिक्विड में मैक्सिमम डिसॉल्व होता है, वो है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो दोनों के जो फैक्टर फैक्टिंग भी हमने पढ़े। फैक्टर फैक्टिंग क्या क्या थे। फैक्टर फैक्टिंग टेम्परेचर था, नेचर थी। ये फैक्टर दोनों में ही थे, टेम्परेचर और नेचर। लेकिन जो गैस इन लिक्विड का जो टॉपिक था सॉलिबिलिटी के अंदर, उसमें टेम्परेचर और नेचर दो फैक्टर तो थे ही, साथ में एक तीसरा फैक्टर यानी कि प्रेशर यहाँ पे एक और नया आया था इसमें। तो गैस के अंदर 3 थे और लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमने 2 फैक्टर पढ़े थे, लेकिन जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो 3 फैक्टर पढ़े थे और तीसरा नया जो फैक्टर था वो प्रेशर का था यहाँ पे। तो जब हमने प्रेशर पढ़ा तब एक लॉ निकल के आया जिसका नाम था हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एंड सॉलिबिलिटी, ये क्या बता रहा है कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज टेलिंग अबाउट द सॉलिबिलिटी। KH इज ए हेनरी कांस्टेंट, मींस ये मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट की जो सॉल्युबल हो चुका है, और ये उसके ऊपर प्रेशर है। जैसे कोई लिक्विड होता है, लिक्विड के ऊपर गैस है, गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो गैस सॉल्युबल हो जाती है। तो ये इसके बारे में था। तो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ये KH की वैल्यू दे देंगे, इसकी दे देंगे, x भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तुम जानते हो बेटा कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल मोल्स। तो N2 बाय N1 प्लस N2। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन को N2 बाय N1, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में होता है एंड वी कैन इग्नोर दैट कंपोनेंट। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा राउट्स लॉ। उसने कहा कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर के इक्वल है, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी। ये उस टाइम की बात है जैसे 2 लिक्विड हमने लिए और दोनों को हीट करते हैं, तो दोनों के ही वेपर बनते हैं। देखिए, मान लो मैंने एक 40% लिया, एक 60% लिया, तो क्या उनके वेपर की भी यही परसेंटेज रहेगी 40 और 60? नहीं, तो उनकी जो वेपर्स बनेंगे उनकी जो परसेंटेज होगी वो उनकी अपनी नेचर पे डिपेंड करती है
हो सकता है कि 60 वाले की 30 रह जाए, हो सकता है कि 40 वाले की 70 हो जाए। मीन्स वेपर में जो उनका कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है, तो लिक्विड के अंदर है कंपोजिशन वो उनकी अलग है। तो प्यारे बच्चों, तो राउट्स लॉ यहाँ पे निकल के आता है कि दोनों की वजह से कितना प्रेशर है ये बताता है टोटल प्रेशर को। तो अगर एक का पार्शियल प्रेशर उनमें से निकालना होता है तो प्योर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन, प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन, प्योर प्रेशर ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। जब इनकी मोल फ्रैक्शन बदलेंगी, अगर हम इनकी मोल फ्रैक्शन को बदल दें तो टोटल प्रेशर में भी चेंज आता है बेटा। अगर एक 40% एक 60% लिया है तो टोटल प्रेशर कुछ और है, अगर एक को 10% एक को 90% लें बेटा तो उनका टोटल वेपर प्रेशर कुछ और आएगा। तो राउट्स लॉ जो है वो किन सॉल्यूशन के लिए था, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था। और राउट्स लॉ में हमने दो केस पढ़े थे कि दोनों ही कंपोनेंट अगर वोलेटाइल है तो हम इन दोनों कंपोनेंट को यूज करेंगे। मान लो एक कंपोनेंट हमारा नॉन वोलेटाइल है, उसके वेपर नहीं बन सकते, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को 0 ले लेंगे। we will take this factor 0 when our one component is non volatile। तो सिर्फ ये रह जाएगा। तो राउट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था बेटा, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो थे जिसमें ए कंपोनेंट थे बीकर में, बी थे और ए बी को मिक्स कर दिया। अब जो अट्रैक्शन में चेंज आया कि ए की अपनी अट्रैक्शन थी, बी की अपनी अट्रैक्शन थी, अब मिक्स करने के बाद ए और बी की अपनी अट्रैक्शन है, तो ऑल दीज अट्रैक्शन आर अबाउट टू सिमिलर। ये सारे अट्रैक्शन बेटा कैसी थी, लगभग बराबर थी, तो इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, हीट में कोई गेन लॉस नहीं होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल भी ऐसे बनते हैं जैसे कि बेंजीन प्लस टोलिन, सेम से क्लोरो ब्यूटेन ब्रोमो ब्यूटेन, लगता है दोनों सिमिलर है, तो इस टाइप के इसके एग्जांपल बनते हैं। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ये कहता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें क्या होता है, इनमें जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उनकी जो अट्रैक्शन है या तो इंक्रीज कर जाती है उन दोनों से या फिर डिक्रीज कर जाती है। और अगर वो इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं तो उसके बिहाफ पे भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में जो राउट्स लॉ भी करते हैं, जो राउट्स लॉ में जो ग्राफ बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। जो पॉजिटिव में है उसमें ऊपर से लाइन ड्रा करते हैं, नेगेटिव में है तो नीचे से ड्रा करते हैं राउट्स लॉ के अंदर। तो पॉजिटिव तब बोलते हैं जब मिक्सिंग करने के बाद जो कंपोनेंट है अलग अलग उनकी अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब ऊपर से जाएगी, मींस वेपर मोर बनेंगे, यानी अट्रैक्शन कम हुई। अगर उनकी अट्रैक्शन कम होती है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर उनकी अट्रैक्शन ग्रेटर हो गई है पहले के कंपैरिजन में तो नेगेटिव डेविएशन। ऐसे हीट के बारे में है कि हीट लॉस होता है और एक में गेन होता है। तो पॉजिटिव में गेन होता है क्योंकि वो एक्सपैंड करता है, फैलता है, और ये कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो इसमें हीट का लॉस होता है। एक में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, एक में वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज इसमें करता है और डिक्रीज इसमें करता है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल भी किए थे कि जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल था क्योंकि पहले उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, मिक्सिंग के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, मींस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाद में आ गई है, पहले नहीं थी। इसमें हम वो एग्जाम्पल करते हैं, इथेनॉल में हेक्सेन डाल देते हैं। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन जैसे ही मिक्स किया तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनकी फिनिश हो गई। तो ये किसमें किया था, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। फिर बेटा हमने पढ़े स्पेशल केस एजिट्रोप्स के। एजिट्रोप्स में क्या होता है कि देखिए जनरली तो ऐसे होता है कि जो लिक्विड की कंपोजिशन है
जो वेपर्स की कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती हैं मिक्सचर के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर दो लिक्विड का जो मिक्स बनाया है सॉल्यूशन, उसके अंदर लिक्विड में अलग परसेंटेज है, वेपर में अलग परसेंटेज होती है। लेकिन ये देखने में आया है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर और एक पर्टिकुलर रेशियो पर ऐसा मिला है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा हो गया दोनों का। दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, ऐसे लगता है कि वो दो नहीं है, वो एक ही है। तो दिस स्पेशल रेशियो एंड इज नोन एज द एजियोट्रोपी। तो ये भी जो है टू कैटेगरी में डिवाइड की गई है, showing the positive deviation, showing the negative deviation. Azeotrope showing the positive deviation, showing the negative deviation. तो पॉजिटिव डेविएशन में जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है, और यहाँ उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें हमने एग्जांपल भी किए थे, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, जिसमें इथेनॉल लगभग जो है 95% है और वाटर नियरली 5% है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 95 पॉइंट समथिंग है उसके लिए, और उसके लिए 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू है। लेकिन हम जो है इनको राउंड ऑफ में लिख सकते हैं ऐसे कि 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। ये इजी होता है तुम्हारे याद करने के लिए। तो ये जो केस था तुम्हारा 95% इथेनॉल और ये, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बना ओवरऑल वो लेस बना, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। और जो दूसरा केस है उसमें हम क्या लेते हैं बेटा, उसमें हम जैसे नाइट्रिक एसिड लेते हैं 68% नाइट्रिक एसिड HNO3। तो HNO3 है वो 68% है, 32% उसमें वाटर है। तो देखने में आया इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उस मिक्सचर का इस रेशियो के ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है। तो ये हमने इसमें पढ़ा था। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल, दे डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये क्या आया है यहाँ पे, तो ये आया है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये देखने में आया है कि जब हम सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की यहाँ पे बात होगी, जैसे कि शुगर है, यूरिया है, इस टाइप के सोल्यूट, और ये सोल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल, यानी कि अपने वेपर्स नहीं बनते हैं। जैसे इनको ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो वेपर प्रेशर जो है जनरली डिक्रीज करता है। किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो आफ्टर एडिंग दैट कंपोनेंट्स तो वेपर प्रेशर है दैट विल डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इसमें ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, ये Kb जिसको हमने एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला था मल्टीप्लाई मोलैलिटी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोलैलिटी, N2 number of moles, V volume, number of moles per unit volume is called the molarity, यानी एक कंसंट्रेशन टर्म है। R गैस कांस्टेंट, T इज ए टेम्परेचर। T को केल्विन में राइट करना बेटा, और R की वैल्यू बताई थी स्टैंडर्ड में ये लेनी है, और वैसे हम ये लेते हैं और ये लेते हैं, ये बार में लेते हैं, बार लीटर में, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ज्यादातर हम इन दोनों का ही यूज करेंगे। दिस इज इन बार लीटर एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अगर ये पूछेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
तो कहना है कि नहीं, lowering in vapor pressure is not a colligative property. Relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Boiling point is a colligative property. No, elevation in boiling point is a colligative property. तो ऐसे इन सब के साथ भी है। तो इनका एक पर्टिकुलर वर्ड है वही कोलिगेटिव है, अदरवाइज कहेंगे कि दिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इन सब में क्या होता है कि ये सब अगर पार्टिकल तुम सॉल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज करोगे तो इन सब की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर तुम सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करोगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और डिक्रीज करेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका घटेगा, घटता जाएगा जितना सॉल्यूट ऐड करते जाओगे। प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद स्टार्ट हुआ अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मीन जिसमें हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन को भी काउंट करते हैं। तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फिर चेंज आया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब ये एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर ये नहीं करता अब ये थ्योरेटिकल है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सॉल्यूट का मैं मॉलिक्यूलर मास इनके अंदर रख रहा हूँ वो नॉर्मल है, जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है वो इनका नॉर्मल है, और अब आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको तो ये एक्सपेरिमेंटल बन जाते हैं। क्या ऐसे भी है कि मैं आई से मल्टीप्लाई ना करूं और फिर भी एक्सपेरिमेंटल बन जाए? ऐसा हो सकता है। अब जो इनका मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, अगर मैं उनके अंदर अबनॉर्मल मास की वैल्यू पुट करता हूं, वो चाहे मैं गिवन हो या कैलकुलेट करके करूं, अगर मैं इन्हीं में अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये मेरी एक्सपेरिमेंटल बन जाएगी बिना आई के लिखे। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू नॉर्मल वाली राइट करता हूं तो ये कैसी है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और आई जब मैं राइट करूंगा तो अब ये एक्सपेरिमेंटल हो जाएंगी। या तो आई राइट करिए या जो इनका मॉलिक्यूलर मास है वो अब नॉर्मल लिखिए, दोनों में से एक लिखिए। अगर तुम दोनों लिखोगे फिर भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, एक लिखना है, या तो मास को चेंज करिए, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास राइट करिए। अगर तुम चाहते हो कि अब नॉर्मल रहे मास तो फिर आई लिखना पड़ेगा तुम्हें, मीन्स या आई लिखिए या उसका मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटल पुट करिए। तो आई पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है, अगर ये पूरा है, पूरा तो एक्सपेरिमेंटल है, और इतना पार्ट क्या है, थ्योरेटिकल है। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि अब आई से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आई और अल्फा का रिलेशन भी मैंने बताया था, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन। ये किसके लिए था, ये डिसोसिएशन के लिए था, अल्फा और आई का रिलेशन। और यहाँ n है ना, n की जगह 1/n पुट कर दें तो ये डिसोसिएशन का रिलेशन हो जाता है अल्फा का, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन 1/n माइनस वन। दिस इज फॉर डिसोसिएशन, दिस इज फॉर एसोसिएशन। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर डिसोसिएशन। अगर मैं n की जगह 1/n पुट कर देता हूँ तो ये दिस इज फॉर एसोसिएशन, जुड़ने के लिए। और यहाँ एक बात और मैंने बताई थी बेटा कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COOH जिसमें लिखा होता है, अगर उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसोसिएशन होता है। अगर उसी को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, किसी कोवलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उनका एसोसिएशन होता है और वो डाइमर बनाते हैं, दो दो के गुच्छे बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इस पूरे चैप्टर की समरी। तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ना और हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना। तो देखिए, अगर चाहते हो तो टाइम है तुम्हारे पास तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर सारे नहीं कर सकते तो 33, 34, 35, 40 एंड 41 ये 5 क्वेश्चन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बेटा जिसने भी किए हैं, देखो पहले तो थ्योरी पढ़नी जरूरी है, फिर बीच बीच में सोल्व्ड क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो सोल्व्ड क्वेश्चन करोगे।
फिर सोल्व के बाद उसमें बीच बीच में अनसोल्व भी आते हैं, वो अनसोल्व भी करोगे। अगर इतना काम हो जाता है फिर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चनों की तरफ बढ़ोगे लास्ट में। अगर वो तुमने नहीं किए तो इनको तुम छोड़ सकते हो अभी, कि पहले पहले बीच वाले क्वेश्चन कर लें जो बीच में सोल्ड आए हैं, बीच में अनसोल्ड आए हैं। तो इसी नेट को बड़े अच्छे से तैयार करिए बेटा। अगर इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है तो गिव मी योर प्रॉब्लम एंड सॉल्व ऑल दी चैप्टर। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं हम। सॉरी फॉर दिस। थैंक यू बेटा।